हेलो नमस्ते बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का वीडियो नंबर 3 और उसमें पढ़ेंगे वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक कूलाम लॉ। देखो बेटा, कूलाम लॉ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जब तक फिजिक्स चलेगा ना तब तक कूलाम लॉ आता रहेगा, हमेशा काम आएगा। और आज अपन इसको बहुत ही शिद्दत से समझने वाले हैं कि कूलाम नियम में होता क्या है, कैसे इसको डिस्कस करते हैं और कैसे इसके अंदर जो फैक्टर आते हैं, जैसे इसका जो नियतांक कांस्टेंट आएगा उसके वेरी होने पर कैसे माध्यम पर डिपेंड करेगा, इन सब चीजों की चर्चा अपन करेंगे। पिछले वीडियो में बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन किए थे अपन ने, और अभी अपन बढ़ते हैं कूलाम नियम। तो बेटा, कूलाम नियम को पढ़ने से पहले अपन को एक छोटा सा टर्म आता है बिंदु आवेश, जिसे बोलते हैं अपन है ना पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज या फिर बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है? ये पॉइंट चार्ज। और क्या होता है ये बिंदु आवेश? क्या किसी भी आवेश को बिंदु आवेश बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा। एक छोटा सा प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। जैसे मान के चलो कि आप है ना खड़े हो, तो उसके बाद आपसे बहुत दूरी पर यदि कोई बंदा आ रहा है तो अपन को वो छोटा सा दिखाई देता है ना, और दूर आ रहा है तो और छोटा दिखाई देगा, एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही आवेश के लिए चर्चा की गई थी कि यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी ज्यादा है, उनके खुद का जो रेडियस है उससे, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? बिंदु आवेश बोलते हैं। एक बार देखिए इधर, जैसे मान लीजिए अपन ने क्या लिया कि दो आवेशित गोले लिए है ना, पॉजिटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बात इसमें चर्चा नहीं कर रहे। अभी बिंदु आवेश क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन में आएगा और वहां पर आप रट्टा लगाओगे तो बिंदु आवेश की भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक आवेश लिया जिसका मान कितना है Q1 और इसका कितना है Q2। और मैंने क्या कहा, इसका जो रेडियस है वो कितना है R1 और इसका रेडियस कितना है R2। अब इनके जो मध्य दूरी है बेटा वो कितनी R है, ठीक है। अब इनको बिंदु आवेश कब बोलेंगे? जब ऐसी कंडीशन होती है ना, ऐसा बोलूंगा कि इन दोनों के मध्य जो दूरी है आवेशों के मध्य, जो R है वह ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। किससे? इनका जो रेडियस है R1 R2। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी आवेश को बिंदु आवेश तब बोला जाता है जब इन दोनों को इस प्रकार रखा जाता है कि इनके मध्य की जो दूरी होती है वो इनकी विमा बोले तो अपन कह सकते हैं इनका ना रेडियस। अभी क्योंकि मैंने गोले लिया तो क्या कह सकते हैं इसे? रेडियस। यानी इनका जो आकार होता है ना भाई, ये दूरी से बहुत छोटा होना चाहिए, यानी इनको बहुत दूरी पर रखना चाहिए इन दोनों को। यदि ये इसको देखता है तो छोटा, बहुत बिंदु की तरह दिखना चाहिए, ये इसको देखता है तो बहुत छोटा बिंदु के रूप में देखना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज, यानी फिर बिंदु आवेश। बिंदु आवेश की कंडीशन रहती है कि आवेशों के मध्य की दूरी यदि इनके खुद की दूरी है, खुद की जो रेडियस है उससे बहुत ज्यादा होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश बोलते हैं। ये पॉइंट चार्ज काम आता है कूलाम नियम के अंदर। कूलाम नियम की डेफिनेशन ही पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होती है। ऐसा बोला जाता है कि जब दो बिंदु आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो जो बिंदु आवेश है उसको समझना जरूरी था कि इनके मध्य की दूरी काफी ज्यादा लेनी है आपको, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है इसका, नोट कर लो इसको। और अपने जो बोला है उसको डेफिनेशन अपने खुद से लिख लो बिंदु आवेश की, ठीक है। अब अपन बेटा पढ़ते हैं कूलाम नियम। देखो, कूलाम भाई साहब ने क्या कहा, कूलाम भाई साहब आए और उन्होंने क्या किया कि दो छोटे छोटे बिंदु आवेश लिए, दो छोटे छोटे बिंदु आवेश लिए, है ना। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे मैं पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज बना दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बिंदु आवेश के बाद की गणना करते हैं। तो कूलाम नियम किसके लिए था? ठीक है, कूलाम नियम किसके लिए था, किसी को पता है? जैसे मान लीजिए इसके मध्य R दूरी है और इसका जो रेडियस है R1 बोला मैंने, इसको R2 बोला, इससे Q1 बोला और इससे Q2 बोल दिया, ठीक है बेटा। तो ये चीजें मैंने आपको नोट करवा दी। अब ये जो कूलाम नियम है ना, बेसिकली बताता किसके बारे में बेटा? ये बताता है कि इतना तो हमें हमेशा पता था कि जब इन्हीं दो समान आवेश से आवेशित है ना किसी भी पिंड को पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी दोनों यदि नेगेटिव है तब भी प्रतिकर्षण होगा, दोनों पॉजिटिव है तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण।
यदि एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है तो उनके मध्य क्या लगता है आकर्षण लगता है। तो है तो दोनों बल, एक तो क्या लग रहा है दूर भगा रहा है चीजों को, यानी समान आवेश होगा तो दोनों को क्या भगाएगा दूर भगाएगा। लेकिन यदि एक क्या है पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव तो उनको पास बुलाता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई इनके मध्य बल लगता है और उसकी जो जानकारी देता है वो कौन देता है, कूलाम देता है। ठीक है, और किनके मध्य देता है, बिंदु आवेशों के मध्य देता है। तो बिंदु आवेश इसको डिनोट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि जो r है दैट इज इक्वल ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर r1 एंड r2, इनसे काफी ज्यादा दूर होगा। तो अब अपन ने क्या किया, कूलाम ऐसे बोलता था, कूलाम बोलता था कि बेटा ये जो बल लगेगा इनके मध्य, अभी मैंने दोनों क्या लिए हैं समान आवेश लिए तो इनमें प्रतिकर्षण लगेगा। ये बोला कि जो बल लग रहा है वो इन दोनों के जो मान है Q1 और Q2 उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी जो बल लग रहा है इनके मध्य प्रतिकर्षण का, उनका जो मान होता है वो किसके समानुपाती होगा, दोनों को जो आवेश लेंगे उनका जो गुणनफल करेंगे, इनका आवेश मान लीजिए 2 है, उसका मान लीजिए 4 है, तो 2 इंटू है ना, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो फिर क्या लिखेंगे अपन टोटल 8 हो जाएगा, ऐसे बोला उसने। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे अपन हमेशा। दूसरा इसने बोला कि जो F होता है वो उसकी दूरी पर भी निर्भर करता है, यानी तो दोनों चार्जों के मध्य की जो दूरी होती है कैपिटल R उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उसके जो ये स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/r² क्या होता है F के समानुपाती होता है। इससे इक्वेशन नंबर क्या बोल दी मैंने 2 बोल दी। अब मैं क्या बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, ये छोटे रूप में ये लिख सकते हैं कि F समानुपाती तो रहेगा Q1 Q2 और बटा में क्या रहेगा r²। ये छोटा सा फंडा इसने दिया, ठीक है। तो अब यदि मैं इसके समानुपाती को बेटा हटाता हूं तो क्या लगेगा F इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट आ जाता है तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा r²। और ये कूलाम का एक छोटा फॉर्मूला था। उसने क्या बोला कि यदि इन्हीं दो आवेश जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 को एक निश्चित दूरी यानी r पर रखा जाता है तो एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा, यदि ये कंडीशन होती है तो उनका जो मान होगा उनके मध्य जो बल लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा, दोनों जो आवेश हैं उनके गुणनफल के, और ये जो r यानी के मध्य की दूरी, ठीक है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये किस पर निर्भर करता है k पर। सर ये k क्या है, क्योंकि इन चीजों को तो हमने क्वेश्चन में दे देगा। अब ये k क्या है, कैसे निर्भर करता है कैसे नहीं करता उसकी चर्चा करते हैं। अभी सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं थोड़ा सा k के बारे में डिस्कशन करते हैं कि k एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब किसके बारे में डिस्कस करना है अपन, k के बारे में। तो सूत्र तो हमारा ये है कि F बराबर k Q1 Q2 बाई r²। सबसे पहले तो जो k होता है उसे बोला जाता है समानुपाती नियतांक, ठीक है। समानुपाती को हटाया तभी आया था नहीं, तो इसे बोलते हैं समानुपाती नियतांक, ठीक है बेटा। इसे क्या बोलते हैं समानुपाती नियतांक हो गया k का मान। अब बेटा k का जो यूनिट आएगा है ना, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इन सभी चीजों को साइड में ले और k को एक साइड में रख लो, तो k इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं क्या F इंटू r² और ये आ जाएगा Q1 बटा Q2। ये ठीक है, कैसे में आ गया, ये पूरा फैक्टर इसकी तरफ ले आए तो k इस साइड में रह गया। अब बेटा इसका यूनिट मुझे निकालना है, तो F किसका होता है न्यूटन, R जो होता है वो किसका होता है मीटर, और ऊपर क्या लग गया स्क्वायर, और नीचे आवेश है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, एक कूलाम ये जो कूलाम की स्क्वायर हो जाएगा तो लिख दें कूलाम स्क्वायर। तो आज के बाद याद रखना जो समानुपाती यानी जो कूलाम नियतांक होता है उसका यूनिट क्या रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, है ना, ये क्या हो जाए कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट रहता है, इसका भी डिस्कशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं k निर्भर किस पर करता है वो चीजें देखते हैं अपन, ठीक है। k किस पर निर्भर करता है, k बेटा निर्भर करता है, जो k है माध्यम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर सब कैसे निर्भर करता है आइए देखते हैं। जो k का फॉर्मूला रहेगा बेटा वो k इज इक्वल टू रहेगा
1/4πε, ठीक है, 4πε, ये नई टर्म आ गई एप्सिलॉन। तो इससे बता देते हैं पहले क्या होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है बेटा विद्युतशीलता, परमिटिविटी बोलते हैं, विद्युतशीलता, ठीक है, इसे बोला जाता है विद्युतशीलता। इसका मतलब जो न्यूटन जो होता है, न्यूटन के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है ना, न्यूटन द्वारा बताया गया जो फोर्स है वो किस पर निर्भर करता है, के पर निर्भर करता है, और के खुद किस पर निर्भर करता है, विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। अभी विद्युतशीलता क्या होती है बेटा, विद्युतशीलता जैसे मान के चलो, विद्युतशीलता बेटा जैसे मैंने क्या किया, दो चार्ज लिए, एक प्लस पॉजिटिव चार्ज यहां ले लिया और एक पॉजिटिव चार्ज यहां ले लिया, ठीक है। अब इनके मध्य यदि एयर होती है, ये है वायु, ठीक है, ये होती है वायु। तो ये वायु के द्वारा यदि देखो इनके अंदर प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो ये भी इस साइड में जाएगा और ये भी इस साइड लगेगा, फोर्स लग जाएंगे दोनों। तो ये फोर्स इस साइड में भगा रहा है, ये साइड ये जो फोर्स है इस साइड में इसको भगा रहा है, यानी ये पॉजिटिव इसको भगा रहा है, ये पॉजिटिव इसको भगा रहा है, इनके मध्य बल लग रहा था जब क्या थी इसमें, वायु। ये प्रैक्टिकली उन्होंने देखा। उसके बाद वैज्ञानिक ने सोचा चलो इसका अपन माध्यम चेंज करते हैं, यानी जो आवेश आपने रख रखे हैं उसको किसी अलग मीडियम माध्यम में रखते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, जब उसने अलग माध्यम में रखा, जैसे उसने रखा पानी में, ठीक है, ये मैंने बोल दिया जैसे पानी में रखा, पहले तो उसने बल कैलकुलेट किया था F नॉट। F नॉट क्यों लिखा बेटा मैंने, बल कैलकुलेट किया एयर में, एयर के लिए मैं लगाया एयर ना, जीरो लगा दिया, जीरो का मतलब आप समझोगे कि एयर, या फिर F एयर लिखो और कोई दिक्कत नहीं आएगी, F एयर लिख दिया कि जो बल कैलकुलेट किया था जब वायु थी इनके मध्य, और अब जो मैंने बल कैलकुलेट किया वो किसके मध्य था, जब क्या था इसमें H2O में, H2 इसके मध्य था दोनों आवेशों में, यानी जो दोनों आवेश थे उसको किसके अंदर डाल दिया गया था, पानी के अंदर डाल दिया गया था। अब बेटा जब कैलकुलेशन की ना तो इसका मान बहुत ज्यादा आया था, इसका मान काफी ज्यादा आया था जब एयर में रखा था, यानी जो पॉजिटिव वही प्लस, जैसे ये चार्ज कितना था, ये Q1 था, तो ये भी कितना था, Q2 था। ये कितना है दूरी पर रखे हुए, देखो मान लीजिए इनकी जो दूरी थी वो मान लीजिए अपन ने ना मान लीजिए 20 एंगस्ट्रॉम करे, जैसे मान लीजिए, तो ये सारी चीजें सेम थी। जब उसने एयर में कैलकुलेट किया तब Q1 और Q2 थी और 20 एंगस्ट्रॉम दूरी थी, जब पानी में रखा तब भी Q1 और Q2 अभी था, 20 एंगस्ट्रॉम दूरी था। फिर उसने देखा कि जो इसका मान आया ना वो कुछ इस प्रकार था कि जो एयर के अंदर जो बल लगता है वो ज्यादा लग रहा था। तो ये बल है ये ज्यादा लगा, क्यों लगा, इन चीजों के बारे में कौन बताता है अपन को, विद्युतशीलता बताती है। विद्युतशीलता बताती है कि जब आपने इसको एयर में रखा तब इस आवेश ने इस पे प्रतिकर्षण लगाया अलग, जब आपने इसको पानी में रखा तब इन आवेश के मध्य बल लगा अलग। तो ये चर्चा किसके हिसाब से होती है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता बेटा ऐसे बोलती है, जैसे मान के चलो कि जैसे आपने रख रखा है कोई भी चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, ये क्या करता है अपना विद्युत क्षेत्र बनाता है अपनी चारों तरफ, ऐसे विद्युत क्षेत्र बना रहा है, ठीक है, जब किस में रखा हुआ है, एयर में, और इसी आवेश को जब किसके अंदर रख दिया, जब पानी में रख दिया तो इतना विद्युत क्षेत्र नहीं बना पाया ज्यादा। कारण क्या होता है कि जो पानी है ना, पानी एक ऐसा माध्यम है जो आवेश के द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र था उसको रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है, उसे रोकता है ना, उसे रोकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। तो विद्युतशीलता ये बताती है कि कोई भी जो माध्यम आपने ले रखा है वह कितना विद्युत क्षेत्र बनने देगा और कितना रोकेगा, इन सब की जानकारी कौन देता है, विद्युतशीलता देता है। और इस विद्युतशीलता के आधार पर ही हम ये चीजें बता पाते हैं, ठीक है। तो अब इसको और डिस्कशन करते हैं, यानी मैं डिस्कशन के हिसाब से आगे चलूं तो जो ई होता है वो दो टाइप का हो गया, एक तो अपन ई पढ़ेंगे, एक इसके में एयर में पढ़ेंगे, वायु में, और जो एक ई पढ़ेंगे एप्सिलॉन पढ़ेंगे, ई नहीं एप्सिलॉन बोला इसको, ई एप्सिलॉन पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, मीडियम यानी माध्यम, कोई भी माध्यम ले सकते हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी हो जाएगा, जैसे कांच रख देंगे इनके मध्य, और जैसे मान लीजिए अपन ऑयल में रख सकते हैं, तेल में रख देंगे, जैसे मान लीजिए पीवीसी में रख देंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई, धातु में रख देंगे, तो ये तो अलग फैक्टर है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिनको आप याद रखेंगे था, वो कितना आया था यहाँ पर वायु के अंदर, इसका मान आया था
कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और ये रहा था इसके अंदर कि जो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला इसमें विमा रही थी इसकी। तो ई एयर में कैलकुलेट करने के बाद ये जो ई एयर है, जब इसको इसके अंदर रखा गया था ना, तो ये कितना आया था, एप्सिलॉन जो के आया था किसके अंदर, एयर के अंदर, वो कितना आया था 9.9 गुणा 10⁻9, और ये आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर, ये वाला सिस्टम आया था इसमें। तो अब देखो बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एप्सिलॉन होता है विद्युतशीलता वायु में कितनी होती है, 8.854 गुणा 10⁻12, और जो इसका समानुपाती नियतांक होता है उसका मान कितना आया था 9 गुणा 10⁻9, इतना मान आया था इन सबका, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं इसकी के बारे में, ठीक है। अब अपन बेटा बताते हैं कि ये कैसे निर्भर करता है, एक कांस्टेंट आता है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा पराविद्युतांक। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, बहुत जगह पर आया पराविद्युतांक, ठीक है। इसे पराविद्युतांक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक नियतांक। आपेक्षिक ये आ जाएगा विद्युतशीलता, ये दो कंसेप्ट। तो इन दो टॉपिक को पढ़ी क्यों रहे अपन, तो बेटा मैंने आपको अभी बताया था कि जो एयर होता है उसके अंदर जो दो आवेशों को रखते हैं तो उनके मध्य बल अलग लगता है, जब किसी माध्यम में आवेशों को छोड़ते हैं तब बल अलग लगता है। तो ये जो दो फैक्टर अपन पढ़ेंगे, ये दो फैक्टर हमें बताएंगे कि वायु के सापेक्ष बल किसी का कितना कम लगेगा। जैसे मान लीजिए एक बार वायु में छोड़ा और एक बार आपने छोड़ा पानी के अंदर, तो पानी के सापेक्ष कितना कम लग रहा है बल, उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ये पराविद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो बेटा एक छोटा सा इसका फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है कि जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है वो होता है F0 बाई Fm। तो यहाँ पर F0 क्या है, कुछ समझ गए होंगे कि है ना, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और Fm क्या होता है, माध्यम में कोई माध्यम ले लो, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये वाला दो फैक्टर हो जाएंगे। अब बेटा एक बात, तो ये आपने अभी फॉर्मूले तो लिखे थे, बल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बटा में क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब ये तो बेटा क्या है, एयर में है, वायु में है, तो हम क्या लगाएंगे, E0 लगाएंगे, और ये क्या है मीडियम में, माध्यम में, तो क्या लगा देंगे M। बाकी सब चीजें सेम ले रखिए, वही Q1 Q2 है, वही R है ना, इनके मध्य दूरी है R, कैपिटल R। तो ये सारा कुछ कट जाएगा, ये कटा ये कटा ये कटा और ये कटा, तो कुल मिलाकर इसमें क्या आ जाएगा, DC इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इज इक्वल टू F0 बाई Fm, और ये रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस टर्म को क्या बोला गया था, ER। R का मतलब है रिलेटिव और एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका डेफिनेशन अपन बनाएंगे, रट्टा नहीं मारना दोनों का। जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट यानी पराविद्युतांक होता है वो क्या होता है कि किन्हीं दो आवेशों को वायु के अंदर रखने पर उनके मध्य लगने वाला जो बल है तथा माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाला जो बल है, उनका जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है, ठीक है। और ये जो
रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, वो क्या कहती है कि माध्यम में विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के अंदर विद्युतशीलता की जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन इन्हीं से बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, इससे इस पे क्वेश्चन आता है कई बार, छोटा सा टर्म कि जो डीसी है, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल है, बल है। डीसी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम, ठीक है। एफ एम क्या है, माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और ये है वायु के अंदर, है ना। तो एक बात बताओ बेटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि डीसी को इस साइड में ले जाऊं, एफ एम को इस साइड में ले आऊं, तो क्या बनेगा बताओ मुझे, कि जो एफ एम होगा वो क्या हो जाएगा, एफ नॉट बटा डीसी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो इसको, कि मान लीजिए अपन ने क्या लिया कि दो आवेशों को लिया और वहां पर क्या ली, एयर ले ली। एयर के अंदर अपन बल कैलकुलेट कर लेंगे। यदि अपन को ऐसा लगा कि किसी भी माध्यम के अंदर कितना बल लगेगा, जैसे अपन ने पानी में छोड़ा तो कितना बल लगेगा, आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। हमें पता क्या होना चाहिए, डीसी पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, पानी का जो डीसी होता है ना, जो डीसी किसका, वाटर का, वो होता है 80, ठीक है। अब बेटा जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को लेता हूं, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए वायु के अंदर आवेशों के मध्य जो एफ नॉट है ना, उसका जो मान है वो मान लीजिए 160 है, 160 न्यूटन है। वायु के अंदर दो आवेशों के मध्य जो बल आया वो कितना था, 160 न्यूटन आया था। लेकिन जब अपन माध्यम में रखा, कि कौन से माध्यम में रखा, H2O में रखा, तब अपन ने ये कितना था, वही है 160, और इसका जो पराविद्युतांक होता है वो कितना होता है, 80 होता है। तो काट चाट के कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। मैंने आपको पहले ही बोला था, यदि आवेश आप सेम लेते हो Q1 और Q2 और उनके मध्य दूरी उतनी लेते हो, तो जो वायु में लग रहा है वो कितना है, 160, और जो पानी में लग रहा है उनके मध्य वो कितना है, 2 न्यूटन, काफी कम हो गया। तो ये चीजें होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कई बार, कि जो धातु होती है ना, धातु यदि माध्यम लगा देते हैं ना, तो उसपे ना उन आवेशों के मध्य कोई बल लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता बेटा, क्योंकि देखो क्वेश्चन ट्रिक तो अपनी ये डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एफएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय डीसी, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। जो धातु होती है ना, उसका डीसी कैलकुलेट किया गया था, वो इनफाइनाइट आया था, अनंत आया था, ठीक है। तो जो एफ है धातु के लिए, वो एफ नॉट बाई क्या होता है, अनंत, और अनंत मतलब 0। तो याद रखना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किसी धातु का यदि माध्यम लगा दिया जाता है कोई दो, है ना, आवेशों के मध्य, तो उन पे कोई बल नहीं लगता। कारण सिर्फ इतना है कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है, और टोटल जो बल लगेगा वो कितना लग जाता है, 0 लग जाता है। तो ये कुछ चर्चाएं थी बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स पर, है ना। इसकी आगे चर्चाएं अपन जारी रखेंगे, क्वेश्चन 4-5 करेंगे इस पे। क्वेश्चन जब तक फिजिक्स में नहीं आती है, आप मान के चलो आपको फिजिक्स नहीं आती, 0 आती है। खुद से क्वेश्चन होने चाहिए, टॉपिक पढ़ा दिया है, 4-5 क्वेश्चन उसको डिस्कस करो अपने। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बेटा देखो, फिजिक्स को फील करना जब से स्टार्ट कर दिया, तो डर है वो निकालो, फिजिक्स को, है ना, आसानी से आप सोल्व कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।